एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हम आज से क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये जो अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पे हर एक चैप्टर मतलब चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ईच along with problems and objectives दोनों मिला के 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर 1 कैरी 16 मार्क्स, चैप्टर 2 कैरी 16 मार्क्स। तो ये बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसे तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो दोनों चैप्टर्स है बच्चों, आई वांट योर फुल अटेंशन। अगर आपने ये पहले के 2 चैप्टर्स बहुत अच्छी से कर लिए तो बोर्ड में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट 2 चैप्टर्स कैरी लॉट्स ऑफ मार्क्स एज वेल एज ये दोनों चैप्टर्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अगर आपने ये पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जहां पे मैंने आपको ये सब डिटेल में समझाया है, यहाँ पे कौन सा चैप्टर कितना वेटेज कैरी करता है, आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वो वाला लेक्चर देखिए तो आपको समझ में आएगा दैट आपको किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ऑलराइट, नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर टुडे। ये चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे दैट पार्टनरशिप एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों। क्लास 11 में हमने देखा है, लास्ट चैप्टर में देखा था प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, इजंट इट। लेकिन प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या होते हैं? जैसे अगर एक सिंगल प्रोप्राइटर है, वो अगर चाहता है कि मेरे बिजनेस को मुझे बहुत एक्सपैंड करना है, बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर एक ही पर्सन क्या क्या काम कर सकता है, isn't it? Because that person is responsible for everything that is going on in the business. तो इसीलिए उसे एक पार्टनर की जरूरत होती है। Why do you need the partner? Because वो जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो पहले तो कैपिटल लाएगा बिजनेस में, because if you want to grow, if you want to expand, आपको पैसों की जरूरत होगी, isn't it? और आपको क्या लगेगा, अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, you need some expertise. तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलके बिजनेस करेंगे तो एवरी पार्टनर इज गोइंग टू गिव सम इनपुट्स टू द बिजनेस, राइट। तो हर एक का जो इनपुट है वो मिला के आपका बिजनेस और फ्लरिश कर सकता है। सो दैट इज द रीजन, अगर हमें बिजनेस को और एक्सपैंड करना है तो जब एक प्रोप्राइटर होता है वो सोचता है कि बाबा लेट मी कन्वर्ट माय प्रोप्राइटरशिप इनटू अ पार्टनरशिप, या फिर जब हम स्टार्ट करते हैं तभी हम एक पार्टनरशिप फर्म की ही शुरुआत करते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे बच्चों, बेसिक देखेंगे दैट पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो लेट अस अज्यूम बच्चों दैट देयर आर 3 पार्टनर्स, लेट्स से बाय द नेम रैंचो, राजू एंड तीसरा फरहान। ओके, इन तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है। इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है लेट अस से RRF। ओके, तो ये जो तीनों मिलाके ये जो पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश की है, इसे हम बोलेंगे दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज। पार्टनरशिप फर्म, ओके, ये फर्म का क्या है RRF, दिस इज द फर्म नेम। एक नाम देना पड़ेगा, राइट आपको, आपने तीनों ने स्टार्ट किया है तो एक नाम देंगे आप। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम इंडिविजुअली बोलते हैं, ये तीनों है पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों इन तीनों ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट कर दी। अभी जो भी ये खरीदेंगे बेचेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, तीनों मिला के करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म करेंगे। उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो जो भी काम करते हैं इट विल बी फॉर द फर्म, राइट। और ये जब सब करने के बाद, सारा बिजनेस करने के बाद एट द ईयर एंड इनको कोई प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये डिसाइड करेंगे कि कौन से रेशो में शेयर करना है, राइट। उसके बाद जो फर्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी वो डिवाइड कर सकते हैं, किसने कितना काम करना चाहिए, कौन कितना कैपिटल लाएगा, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू डिसाइड। तो वो डिसाइड कैसे करते हैं, तो जिसमें डिसाइड किया जाता है दैट हर पार्टनर का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। बिकॉज आगे चल के अगर आप में ये क्लैरिटी नहीं है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं होगा, देन देयर इज बाउंड टू बी सम डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, करेक्ट, बिकॉज दे डोंट नो साल के एंड में जब प्रॉफिट होगा वो कितना लेके जाएगा कौन, ये अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया होगा
तो कैसे चलेगा? तो आपको बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी होगी जब आप साथ में मिलके पार्टनरशिप करोगे। तो जब आप डिसाइड करते हो वो सारी चीजें, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या? सिंपल है कि आप तीनों मिलके एग्री कर रहे हो कि ओके बाबा ये हम करने वाले हैं साथ में मिलके। और ये जो एग्रीमेंट होता है बच्चों, ये आइदर रिटन होगा या फिर ओरल होगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ये राइटिंग में ही करना है, आप ओरली भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिटन किया तो बेटर होगा, बिकॉज आगे चल के अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ रहता है आपके सामने, बिकॉज इट इज रिटन डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये आइदर ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है। ठीक है, तो हम ये डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में होता है तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस रिमूव आवर टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में से वी विल स्टार्ट रीडिंग, एंड मैं जैसे जैसे रीड कर रही हूं बच्चों, आई एम गोइंग टू हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, याद करिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स पे भी उतना ही ध्यान देना है। इसलिए फ्रॉम डे वन इटसेल्फ हम ऑब्जेक्टिव भी ध्यान देंगे। जैसे हम थ्योरी पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू हाईलाइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे साथ साथ कवर हो जाए। ठीक है, नाउ लेट अस रिमूव आवर टेक्स्ट बुक, और फर्स्ट जो पेज है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। लेट्स रीड इंट्रोडक्शन। The sole proprietorship has its limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability, absence of specialization, etc. Hence, when a business is to be set up on a scale which needs more capital and involves more risk, two or more persons come together to run it. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया that अकेला इंसान क्या क्या देखेगा, राइट? उस पे बहुत बर्डन आ जाता है। It is not possible for him to expand his business on a large scale, इसीलिए वो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। They agree to share capital, management, रिस्क एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, सब शेयर करेंगे वो, बिकॉज कैपिटल भी सब लोग मिलके लाएंगे, जो मैनेजमेंट करना है वो सब लोग मिलके करेंगे, प्रॉफिट्स और लॉसेस भी तीनों चारों पार्टनर्स मिला के शेयर करेंगे। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अमंग्स दीज पार्टनर्स इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप. Okay, the persons who have entered into the partnership are individually known as partners and collectively as a firm. ठीक है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आ सकता है. Persons who have entered into partnership individually are known as dash partners and they are collectively known as a firm. बच्चों अगर आप चाहे तो आप भी आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से हाईलाइट करके रख लीजिए, ताकि लास्ट डे पे जब आप रिवीजन करते हो ना तो दीज हाइलाइट्स रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू कैन क्विकली स्कैन थ्रू देम. ठीक है, किसी किसी को पसंद नहीं आता है टेक्स्ट बुक ऐसे अंडरलाइन करना, बिकॉज दे फील दैट द टेक्स्ट बुक स्टार्ट्स लुकिंग बैड. लेकिन बच्चों अगर आपकी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट किया है, दैट शोज दैट यू ऑल हैव स्टडीड. ओके, हमारा डे 1 पे जिस तरह टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर वैसे ही नहीं दिखना चाहिए. Obviously, you have to read it so many times. You have to solve the questions. So that textbook has to look like you have used it. ठीक है, तो इसका आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि टेक्स्ट बुक में मुझे मार्क्स नहीं करना है. माई टेक्स्ट बुक शुड लुक नीट एंड क्लीन. वाइल आई अग्री योर टेक्स्ट बुक हैज टू लुक नीट एंड क्लीन, लेकिन आपका ये क्यों करना है आपको, ताकि एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है. आप झट से इस तरह से हाईलाइट करोगे, स्टार मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, तो आपको एंड में जब आप पढ़ रहे हो दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं बच्चों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये अभी से आपको आदत डालनी है, लास्ट डे पे नहीं करना है आपको ये सब. Right now when you do it, it is going to stay with you for a long time. ठीक है, तो please do this. ये आदत डाल लीजिए आप. Alright, चलो आगे पढ़ते हैं. Meaning and definition of partnership. Partnership is an organization where there is an association of 2 or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm. ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्यों कर रहे हो पार्टनरशिप. इसीलिए क्योंकि आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट्स अर्न करो, राइट. अगर लॉसेस आ जाते हैं बिजनेस में तो ऑब्वियसली दे आल्सो यू हैव टू शेयर, लेकिन आपका मोटिव क्या होता है? ऑलवेज इट इज अ प्रॉफिट मोटिव. जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, कोई धंधा शुरू करते हो, क्यों करते हो? बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट बाय मेकिंग इट, बाय डूइंग दैट बिजनेस. करेक्ट. ओके, आगे डेफिनेशन.
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगेन इसे आप हाईलाइट कर लीजिए, हाँ, ये डेफिनेशन को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्या है, देखिए 1932 वाला एक्ट है। इट डिफाइंस पार्टनरशिप एज इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है, देखिए पार्टनरशिप फर्म हैज टू शेयर प्रॉफिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड दिस बिजनेस हैज टू बी कैरीड ऑन बाय ऑल। जैसे कि हमारे सिनेरियो में 3 पार्टनर्स है, तो तीनों ने मिलकर शेयर करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तीनों ने काम करना है बिजनेस के लिए, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एक पार्टनर हो सकता है जो एक्टिव पार्टनर है, वो ज्यादा काम करेगा और बाकी के पार्टनर शायद कंपैरेटिवली कम काम करेंगे, बट ऑब्वियसली दिस इज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द 3। ओके, ऐसे जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हो, जिस तरह से भी आपने एग्री किया है उस तरह से आप काम करिए, लेकिन आपका मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग। और ये कहां पे बोला गया है हमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑलराइट, ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखते हैं। ओके, कि आखिर पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चीजें होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इट कुड बी रिटन और ओरल, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है दैट दिस हैज टू बी रिटन, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो ये आपका रिटन भी हो सकता है एग्रीमेंट, या ओरल भी हो सकता है। And a written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law, and such written agreement is known as partnership deed. Again इसे highlight कर लीजिए बच्चों, written agreement जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये जरूर पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। आगे, नंबर ऑफ पर्संस, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50। अगेन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जाएगा कि मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए और मैक्सिमम कितने। तो हमें बताया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। ओके, अगर 2 पार्टनर्स आ गए तो भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए, 50 चाहिए। एक इंसान पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता है, इसीलिए यहां पे बोला गया है मिनिमम 2। एक जन नहीं बोल सकता कि बाबा आई विल स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज नॉट पॉसिबल, यू नीड अ पार्टनर। और मिनिमम कितना, 2 जन अगर होंगे तो भी आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं आपके पास पार्टनर्स, ठीक है। आगे, लॉफुल बिजनेस, बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। ओके, अगेन दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए ना। आप कोई भी बिजनेस जो इलीगल है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हो, यहां पे ऐसे बोला गया है। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। Definition of partnership also does not permit any illegal business. Okay, this goes without saying कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो वो इस तरह का होना चाहिए that it follows all the rules and regulations, और कोई भी illegal business आप नहीं स्टार्ट करोगे, ठीक है। Sharing profits and losses. Purpose of partnership is to earn maximum profits. Again, this is an important objective कि आपने क्यों चालू किया है पार्टनरशिप फर्म, why, what is the purpose? Purpose is to earn maximum profit. अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहते हो तो दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। वो क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं, ओके, आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मेन बिजनेस, मेन मोटिव है टू मेक प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, ठीक है। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो आप पार्टनरशिप का डीड है ना, इसमें आप सब लिखोगे दैट ओके पार्टनरशिप जो है वो प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर हम कौन से रेशियो में करेंगे, तीनों पार्टनर्स मिलके ये डिसाइड करेंगे, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इज PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR भी बोलते हैं हम इसे। तो ये जो डीड है ना बच्चों, उसमें हम ये सब स्पेसिफाई करेंगे पार्टनर्स, ओके, देन देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग देम, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं रहती है उसमें, ओके। जो भी रेशियो दिया है उसमें आपको शेयर करना है। अभी देखिए अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया गया हो, ओके, साइलेंट है, अगर बोला ही नहीं है कि बाबा पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो हमें दिया गया है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वी हैव टू गिव द प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली अमंग द पार्टनर्स, इक्वल शेयर होगा। अगर 2 पार्टनर्स है तो 1/2 शेयर होगा, अगर 3 पार्टनर्स है तो 1/3 1/3 1/3, 4 पार्टनर्स है तो 1/4 1/4 1/4 1/4। गेटिंग इट? तो जितने पार्टनर्स है सारे पार्टनर्स में आप इक्वली दोगे प्रॉफिट या लॉस। अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया है, अगर डीड में स्पेसिफाई किया है तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दैट रेशियो, लेकिन अगर डीड इज साइलेंट, मतलब कुछ नहीं बोला गया, तो इक्वल करना है आपको, ठीक है। व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आल्सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। आगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अगेन ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लायबिलिटी कैसी है पार्टनर्स की? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। इसका क्या मतलब है? देखो आगे दिया गया है हमें, पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रूपी इन देयर पॉकेट। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब क्या? जब तक आपके पास पैसे हैं, आपको जो भी पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटीज है वो आपको पे ऑफ करने हैं। तो पर्सनल लायबिलिटी भी आती है यहाँ पे। इट इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। इफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटीज, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड। इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला गया है कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है पार्टनर्स की, बिजनेस इज डिफरेंट एंड पार्टनर्स इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, राइट? लेकिन अगर बिजनेस के पास पूरे पैसे नहीं है उनके लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स को इंडिविजुअली अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देन हिज लायबिलिटी will be borne by the solvent partner। इसका मतलब है joint and several। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ऊपर का पार्टनर्स है, हमारे पार्टनर्स कौन है? राजू, रैंचो एंड फरहान, ओके। दे आर लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। उनकी जो फर्म है RRF, ये जो फर्म है इसके जो भी डेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज है, ये तीनों मिलके पे करेंगे। ये जो फर्म है इसके सारे डेट, सारी लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म की होती है, करेक्ट? द पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे इट ऑफ। लेकिन इन अ केस जहां पे पार्टनरशिप फर्म के पास इतना पैसा है नहीं, तो क्या करेंगे? जो क्रेडिटर्स है, जिन्होंने लोन दे के रखा है RRF को, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर RRF के पास पैसा नहीं है तो राजू, रैंचो एंड फरहान इंडिविजुअली आप हमें पैसा दो, बिकॉज आपके पास तो पैसा है ना, तो आप हमें पैसा दो। हमें लेना देना नहीं है कि आपके RRF कॉर्पोरेशन में पैसा है या नहीं है। तो जो भी लोन दिया हुआ है, जो भी बैंक है, जो भी क्रेडिटर्स है, एवरीबडी इज गोइंग टू कम नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ दीज पार्टनर्स एंड दे आर गोइंग टू आस्क फॉर देयर मनी, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मतलब यू कैन नॉट से कि बाबा तो पैसा फर्म को दिया था आपने, तो फर्म से मांगो, फर्म ने नहीं दिया हमें तो हम पार्टनर से मांग सकते हैं। दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। और जॉइंट एंड सेवरल का क्या मतलब हुआ? अगर किसी सिनेरियो में ऐसे हो जाता है, इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल, अगर जो राजू है ही बिकम्स इनसॉल्वेंट, राजू बोलता है कि बाबा इसने हाथ खड़े कर दिए, मैं इनसॉल्वेंट हूं, मेरे पास पर्सनल प्रॉपर्टी में भी पैसा नहीं बचा अभी, तो मैं क्या करूं? तो फिर जो हमारे लेनदार होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो बोलेंगे कि ठीक है राजू, आपके पास पैसा नहीं है, आप इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, तो रैंचो एंड फरहान आप मिलके हमें पैसा दो, ठीक है। तो इसका मतलब है जॉइंट एंड सेवरल। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो नहीं देगा पैसे, लेकिन बचे हुए जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनको जो भी लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की वो चुकता करनी पड़ेगी। जो भी लेनदार होंगे पार्टनरशिप फर्म के, वो इन दोनों से पैसा मांगेंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। गेटिंग इट? तो ये जो तीनों वर्ड्स है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, आपके दिमाग में इसे फिट कर लीजिए। पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। आपको लॉजिक समझ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ गया क्या है? नाउ रिमेंबर दीज वर्ड्स, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, ठीक है। आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
with effect from 1st April 2005. According to the Indian Partnership Act, registration of the partnership firm is optional. It means if a firm may or may not be registered. मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, बाकी के स्टेट्स में इट इज ऑप्शनल. ठीक है. Registration of firm merely certifies its existence and it is a process of entering the name of the partnership firm in the register of registrar. Again, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप है बच्चों कि डैश is a process of entering the name of the partnership firm in the register of registrar. तो आपको लिखना है वहां पे registration of the firm. आप रजिस्टर कर रहे हो फर्म को, मतलब रजिस्ट्रार के पास जाते हो, उनको बताते हो कि बाद ये हमारा पार्टनरशिप है, आपके पास इसका मेंशन कर लीजिए, इसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. इज दिस क्लियर? और रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में कंपलसरी है? इट इज कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बाकी के स्टेट्स में इट इज ऑप्शनल. ओके, नेक्स्ट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. Each partner is joint owner of the property of the firm. So no partner can use the property for personal use. ठीक है. तो इवन जो पार्टनर्स ऐसे नहीं बोल सकते कि बाबा ये जो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स है, पार्टनरशिप फर्म की बिल्डिंग है, पार्टनरशिप फर्म का फर्नीचर है, पार्टनरशिप फर्म के व्हीकल्स है, ये मेरे व्हीकल्स है. नो, पार्टनरशिप फर्म के है तो आप सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के पर्पस के लिए उसे यूज कर सकते हो, खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो. इवन दो यू आर द जॉइंट ओनर, लेकिन आप पर्सनली उसके लिए नहीं करोगे, पार्टनरशिप के काम के लिए ही आप उनके एसेट्स को यूज कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब सब मिलके कोई भी एसेट ओन करते हैं, किसी अकेले का नहीं है वो. ठीक है. ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म. सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. किसी भी तरह का मैनेजमेंट का डिसीजन है, सब पार्टनर्स मिला के लेंगे, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. कोई एक पार्टनर ये नहीं कह सकता कि बाबा ये वाला डिसीजन मैंने नहीं लिया था, बिकॉज यू आर इक्वल ओनर, इक्वल जॉइंट ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म. ठीक है. प्रिंसिपल एंड एजेंट. Each partner works in twofold capacities, that is principal and agent. A partner acts as a principal of the firm with outsiders, and with other partners he acts as an एजेंट. अभी इसका क्या मतलब होता है हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझते हैं. देखिए यहाँ पे हमारा जो RRF हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें कोई भी एक पार्टनर है, राजू है फॉर एग्जाम्पल, वो जाता है बिजनेस में, बाहर जाता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जो भी उसने ट्रांजैक्शन किया है फॉर द पार्टनरशिप फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका वो प्रिंसिपल बन जाता है जब वो कोई ट्रांजैक्शन करता है तो. ठीक है, बिकॉज वो जो ट्रांजैक्शन उसने किया है इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म इज लायबल फॉर दैट ट्रांजैक्शन. जो भी उसने खरीदा है, बेचा है, कोई भी उसने ट्रांजैक्शन किया है फॉर द पार्टनरशिप फर्म किया है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो प्रिंसिपल कहलाता है. और ये जो दोनों पार्टनर्स है, रैंचो एंड फरहान, उनका वो एजेंट बन जाता है, मतलब दोनों के बिहाफ पे उसने ये ट्रांजैक्शन किया है. ठीक है, सो ही इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. सिमिलर सिचुएशन होता है बाकी के दोनों पार्टनर्स में भी. अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बचे हुए पार्टनर्स के वो एजेंट बन जाते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है उसके वो प्रिंसिपल कहलाते हैं. ठीक है. ओके, चलो आगे. Dissolution. A partnership firm can be dissolved through agreement between the partner. If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. The firm can be dissolved if a partner dies or retires, becomes insolvent or insane. तो देखो यहाँ पे कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा. अगर क्लोज करना है, डिसॉल्व करना है, तो 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा. और कौन से सिनेरियो में क्लोज हो सकता है? देखो, इट कैन बी डिसॉल्व्ड इफ अ पार्टनर डाइज, इफ ही रिटायर्स, he becomes insolvent और he becomes insane. ये चारों सिनेरियोज में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है. होने के लिए आपको 14 दिन का नोटिस पीरियड है. ऑलराइट, ये सारे आपको फीचर्स समझ गए आई होप. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों. सो प्लीज एंश्योर कि आप ये जो सारे मैंने मार्किंग्स बताए हैं ये सब आपके टेक्स्ट बुक में कर लो. एंड ये जो मैंने समझाया है, अगर बहुत अच्छे से समझ गया है यहाँ तक, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड.
ओके, पार्टनरशिप डीड क्या होता है हमने अभी देखा था, राइटिंग में जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, करेक्ट। तो अभी डीड एग्जैक्टली क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस तरह से कुछ आपकी पार्टनरशिप डीड दिखती है। आपको इस तरह स्टैम्प पेपर पे ऐसे करना होता है, देखिए डीड ऑफ पार्टनरशिप, गेटिंग इट, इस तरह से इट इज गोइंग टू अपीयर एंड देन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, ऑलराइट। क्या दिया गया है, देखो, document containing partnership agreement among partners is called partnership deed. Okay, it contains terms and conditions which are agreed upon by all the partners. Again, जो भी आपके terms and conditions है सारे partners ने agree करना चाहिए। अगर आपके पास 3 partners है, 2 ने agree कर दिया और एक ने अगर disagree किया है तो नहीं चलेगा, तीनों partners ने agree करना चाहिए। जितने partners है all of them have to agree, ठीक है। एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल, बट व्हेन इट इज रिटन इट इज कॉल्ड अ डीड। पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। However, in case of a dispute among the partners, it is always in the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. Partnership deed contains rules and regulations framed for the internal management of the firm. It is also an article of partnership. Again, ये आपके लिए objective type question है कि partnership deed is also an article of partnership. वहां पे क्या दिया गया है, rules and regulations framed for the internal management, कि आपको आपका पार्टनरशिप किस तरह से चलाना है, उसके रूल्स रेगुलेशन सब दिए जाएंगे, इसलिए उसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, ठीक है। तो 2 नाम हो गए, पार्टनरशिप डीड एंड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ऑलराइट, ठीक है। आगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि आखिर ये पार्टनरशिप डीड में आप लिखोगे क्या, देखिए दिया गया है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, कि ये फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या है, किस चीज का बिजनेस आप करना चाहते हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा हर पार्टनर का, रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैव टू बी शेयर्ड, rights, duties, liabilities of the partner, provisions related to admission, retirement, death, etc. अगर कोई पार्टनर नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है, या फिर कोई भी पार्टनर डिजीज हो जाता है, सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे सिनेरियोज में क्या क्या चेंजेस होंगे हमारे पार्टनरशिप डीड में, वो सब यहाँ पे लिखा जाता है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग्स एटसेट्रा, अगर पार्टनर्स कोई इंटरेस्ट ले रहे होंगे, वो जो हम कैपिटल ला रहे हैं बिजनेस में उस पे अगर वो कोई इंटरेस्ट ले रहे होंगे, या फिर अगर उन्होंने बिजनेस को कोई लोन दिया हुआ है उस पे कोई इंटरेस्ट होगा, या फिर उनको कोई सैलरी कमीशन जो भी है, अगर द पार्टनरशिप इज गिविंग दैट टू द पार्टनर्स, सब प्रोविजन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया फिर भी कोई पार्टनर सैलरी लेके जा रहा है, देन द अदर पार्टनर्स आर गोइंग टू डिस्प्यूट दिस। जो भी सैलरी कमीशन जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, ओके। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर आपको फर्म को डिसॉल्व करना है, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, तो आप क्या क्या प्रोसेसेस करोगे, किस तरह अकाउंट सेटल होंगे पार्टनर्स के बीच में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कभी कोई झगड़ा हो जाता है, कोई अनबन हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, तो हाउ आर यू गोइंग टू सेटल द डिस्प्यूट्स, एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह देखिए बच्चों, सारा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, मतलब आपने जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया तब से लेके जब तक आप पार्टनरशिप डिसॉल्व करोगे, बीच में जो भी आपको लगता है कि क्या क्या हो सकता है फर्म के साथ, सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये क्यों करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन 2, 3, 4 पीपल कम टुगेदर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आगे चल के उनके बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो इस तरह अगर कुछ हो जाता है तो हाउ आर यू गोइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, वो रिजॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सब स्पेसिफाइड होगा, बिकॉज इट इज रिटन, यहाँ पे हमें वो मानना पड़ता है, बिकॉज इट इज रिटन एंड इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो दिया जाएगा दैट इज द ट्रूथ, यहाँ पे जो दिया जाएगा वो फाइनल होता है। दैट इज द रीजन जब भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज इन योर इंटरेस्ट, अगर आप इसे रजिस्टर कर लेते हो, अगर आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हो, ठीक है, ओके। आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Partnership deed is a very important document because it is a written agreement which contains all terms and conditions of the partnership.
It forms the basis of mutual relationship among the partner. Moreover, partnership deed regulates rights, duties and liabilities of all the partners as well as the firm. So, by having partnership deed, partners disputes in the future may be avoided. ठीक है, ये सब करना ही क्यों है? ताकि फ्यूचर में जाके कोई भी अगर झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो या फिर उसे आप अवॉइड कर सकते हो टोटली, अगर आपके पास ये सब रिटर्न में होगा तो। ठीक है, सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स दैट वो एक पार्टनरशिप डीड बनाए। कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो उनकी लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है, और पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और सेकेंड नेम इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्लीज आप इस तरह से हाईलाइट करिए आपके टेक्स्ट बुक में, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वहां पे आपको पूरा स्कोर मिलेगा बच्चों। ठीक है, वहां पे गलती नहीं होगी आपकी। ऑलराइट, आगे प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या दिया गया है? देखो, at the time of formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed and terms and conditions are mentioned. ये हमने देखा है। ठीक है, अभी क्या बोला गया है देखो, but if the partnership deed is silent about any point, then this issue is resolved as per the provisions of the Partnership Act 1932. Section number 12 and 17 are made applicable to determine the following issues. इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड में कवर होने चाहिए, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसी पॉइंट के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे सिनेरियो में हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है कि कोई पॉइंट अगर साइलेंट है तो आपको ये वाला पॉइंट रिफर करना है। कौन से पॉइंट्स है? लेट अस सी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो हमने ऊपर भी देखा था, देन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। देखो हमने पहले भी देखा था, अगर डीड में दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको वही यूज करना है, लेकिन अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आपको इक्वली देना पड़ेगा। अगर ये सारे प्रोविजंस तभी अप्लाई होते हैं बच्चों अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफिकली दिया गया है तो ऑब्वियसली आपको वो वाला रेशियो यूज करना है, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। As per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of drawing is not given, then average of 6 months interest is charged on drawings. ड्रॉइंग्स मतलब पार्टनर जब बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, पैसे विड्रॉ कर सकता है, एसेट्स विड्रॉ कर सकता है, गुड्स विड्रॉ कर सकता है, अगर उसने कुछ भी विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि उसने कब वो ड्रॉ किया। अगर विड्रॉ की डेट आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है 6 months इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, बिकॉज अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली आई नीड अ डेट टू कैलकुलेट, राइट? नहीं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? तो डेट नहीं पता है तो आपको अज्यूम करना है कि 6 महीने का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन देके रखा है बच्चों, और उस लोन पे यहाँ पे हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है? 6% पर एनम। ठीक है, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में कुछ नहीं दिया गया हो तो 6% पर एनम आपको यूज करना है। ऑलराइट, interest on capital. If the partnership deed is silent about interest on capital, then it is not allowed. Interest on capital आप नहीं दोगे, लेकिन interest on loan आपको 6% per annum से देना है। Okay, this is very very important objective. Alright, आगे salary or commission to partners. As per the provision in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any partners for any extra work done for the firm. However, if any provision is made in the partnership deed, then partners are entitled to get commission or salary as per the agreement. मतलब अगर पार्टनर को सैलरी कमीशन आपको देना है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपके पार्टनरशिप डीड में। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं दिया गया, तो पार्टनर को भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसा दो। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए था
तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना चाहिए था। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलती है कि कोई भी सैलरी, किसी भी तरह का अलाउंस अलाउड ही नहीं है किसी भी पार्टनर को। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो आउटसाइड पर्सन can be admitted into the firm as a partner without the consent of other partners। मतलब अगर किसी भी पार्टनर को, एक नए पार्टनर को लाना है बिजनेस में, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है। अगर एक पार्टनर चाहता है कि एक को लेके आओ बिजनेस में, तो उसका मन कर दिया वो लेके आ गया, ऐसे नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो हमारा कॉर्पोरेशन है यहाँ पे RRF, यहाँ पे एक दिन रैंचो को लगा दैट अच्छा मैं अभी एक काम करता हूं, मैं पिया को भी लेके आ जाता हूं एज अ फोर्थ पार्टनर इन द फर्म, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स है इनका भी कंसेंट चाहिए। ओनली देन पिया कैन बी एडमिटेड इन द फर्म एज द फोर्थ पार्टनर। ऑलराइट, तो सारे पार्टनर्स का जब कंसेंट होगा ओनली देन अ न्यू पार्टनर कैन कम इन द फर्म। ठीक है, अच्छा देखिए इस यहाँ पे हमने सारे ये फीचर्स देख ली है, प्रोविजंस देख ली है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। ये जो प्रोविजंस है बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछे ही जाते हैं, सो प्लीज इन्हें आप मार्क करके रखिए। रिमेंबर दैट व्हेनेवर पार्टनरशिप इज साइलेंट, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल। अगर पार्टनरशिप फर्म में स्पेसिफाई नहीं किया हो तो किसी भी पार्टनर को ना ही आप सैलरी दोगे, ना कमीशन दोगे, ना अलाउंस दोगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। पार्टनरशिप डीड में अगर दिया गया है तो दे दो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला गया है तो आप किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दोगे पार्टनर्स को। और अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को और कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो आप 6% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोन पे दे सकते हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कैसे करना है कैलकुलेट, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। गेटिंग इट बच्चों, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया? ये देखो हमने सारे सब बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं बच्चों। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे दैट पार्टनरशिप में हमें फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बनाने होते हैं, बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं बच्चों। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से समझेगा, पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम हमारा पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो निश्चिंत रहिए और मेरे साथ बने रहिए और आपके फ्रेंड्स में, आपके कॉलेज में जरूर शेयर करिए। हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड जब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बच्चों, देखिए जब क्लासरूम का सेटअप होता है ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर फेसेस कि आपको कैसे समझ में आ रहा है लेक्चर्स। कोई भी डाउट हो तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस। लेकिन यहाँ पे बिकॉज आई एम टीचिंग लाइक दिस इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट, यहाँ पे मुझे आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिखते हैं, मुझे समझ नहीं आता है दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो इट बिकम्स अ वन वे कम्युनिकेशन। इसे आप 2 वे कैसे कर सकते हो? वेरी सिंपल, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो प्लीज हिट द लाइक बटन, बिकॉज ओनली देन यू कम्युनिकेट विथ मी, यू लेट मी नो दैट आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, एंड दैट कम्युनिकेशन गोज अ लॉन्ग वे बच्चों, इट रियली कीप्स मी गोइंग। सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।